हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। इस विश्लेषण को देखने से पहले कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो आपको देखना आवश्यक है। और आपकी कुंडली में संपूर्ण ग्रहों के उपाय फलादेश विस्तार से लिखे गए हैं। यहाँ सिर्फ समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले सूर्य की चर्चा करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी हैं और लग्न में नीच राशि में विराजमान है, परंतु सूर्य 10 अंश से ऊपर है, इसलिए इन्हें नीच नहीं माना जाएगा। और वैसे भी केंद्र में कोई भी ग्रह विराजमान होते हैं तो उनका नीच भंग हो जाता है। तो सूर्य यहाँ पर उनका नीच भंग तो हो रहा है, लेकिन सूर्य पर राहु की दृष्टि भी है, अर्थात कि सूर्य लग्न में ही पीड़ित हो रहे हैं। तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आमदनी प्राप्त करने में भी कठिनाई होती है एवं परेशानी होती है। और सूर्य एक अग्नि तत्व ग्रह है और ग्रहों का राजा बोला जाता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति के अंदर में थोड़ी अहम की भी भावना होती है, स्वाभिमानी होते हैं और अपनी ही बात को सही मनवाने का भी प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार के सूर्य के गुण होते हैं। और सूर्य यहाँ से सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं अपने उच्च राशि में, तो पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, प्रभावशाली जीवन साथी होते हैं, परंतु सूर्य एक अग्नि तत्व ग्रह है, इसलिए वहाँ मतभेद भी करवाते हैं। सप्तम भाव में सूर्य विराजमान हो या वहाँ दृष्टि डाले तो वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। उसका कारण क्या होता है कि लग्न में सूर्य है और सप्तम भाव पर सूर्य का प्रभाव है, तो ग्रह जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ से जहाँ देखते हैं वहाँ प्रभाव ज़्यादा होता है। ऐसे में दोनों ही व्यक्ति जो होते हैं उनके अंदर में सूर्य से संबंधित गुण होते हैं, जो आप एक तरह से समझिए अहम की भावना या जिद्दी या स्वयं की बातों को ही सही मानना। तो इसलिए यहाँ पे सूर्य से संबंधित आपको उपाय भी करना जरूरी है और राहु का उपाय तो करना जरूरी है। और यहाँ सूर्य पीड़ित भी हो गए तो स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति और आमदनी में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मानसिक परेशानी भी होती है, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक भी होते हैं। तो इसलिए यहाँ सूर्य का उपाय करना जरूरी है और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा इस कुंडली में पिता, राज्य एवं रोजगार के स्वामी हैं और यह सूर्य के घर में विराजमान है। तो चंद्रमा अकेले यहाँ विराजमान थे तो अच्छा योग था, आमदनी का योग अच्छा बनता है, पिता, राज्य, रोजगार का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। परंतु यहाँ चंद्रमा केतु के साथ विराजमान है और उस पर राहु की दृष्टि भी है, अर्थात चंद्रमा एक तो अंश बल में भी कमजोर हैं, 0.4 अंश के हैं, और केतु राहु से पीड़ित हैं। और जिसके कारण पिता, राज्य, रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिता से मतभेद होता है, रोजगार में भी परेशानी होती है और आमदनी के घर में पीड़ित हो रहे हैं, इसलिए आमदनी प्राप्त करने में भी परेशानी होती है। और चंद्रमा मन के कारक होते हैं, ऐसे व्यक्ति को मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। और चंद्रमा का हमारे कुंडली में बहुत ज़्यादा महत्व है, उसके बारे में विस्तार से चंद्रमा का लेख मैं अपने वेबसाइट पर और यूट्यूब पर भी लिख चुका हूँ। तो जिसके कारण जीवन की उन्नति में कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ भी चंद्रमा का आप प्रबल करें, उसका मंत्र जाप करें या जो भी आपको उपाय बताया गया है वो आप करें, और राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय अवश्य ही करना चाहिए। उसके बाद मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। तो मंगल इस कुंडली में द्वितीय भाव एवं सप्तम भाव के स्वामी हैं, अर्थात पति एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी हैं। और द्वितीय भाव जो होता है धन एवं कुटुंब के स्वामी होते हैं, यानी तुला लग्न की कुंडली में वैवाहिक जीवन के लिए मंगल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि मंगल सप्तम भाव के भी स्वामी हैं और जो पति पत्नी होते हैं वह भी हमारे कुटुंब होते हैं, द्वितीय भाव के भी स्वामी हैं। और ये षष्ठ भाव में विराजमान हो गए, अर्थात षष्ठ भाव में विराजमान हो गए और स्वयं से भी द्वादश भाव में विराजमान हो गए। और अंश बल में भी बहुत ज़्यादा प्रबल नहीं है, 0.6 अंश के हैं, और ज्योतिष शास्त्र में इसको मारक बोला जाता है। परंतु यहाँ मारक से कोई मतलब नहीं है, यहाँ मेन उद्देश्य है कि षष्ठ भाव या अष्टम भाव या द्वादश भाव में जब भी कोई हमें लाभ देने वाले ग्रह या जीवन में महत्वपूर्ण ग्रह चले जाते हैं तो उनके सुख में कमी होती है। तो षष्ठ भाव में चले गए, स्वयं से द्वादश भाव में भी चले गए तो पति एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहेगा, यहाँ पर फायदा है, शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहेगा, ननिहाल पक्ष से भी संबंध अच्छा रहेगा, लेकिन जीवन साथी और वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई तथा परेशानी होती है। मंगल यहाँ से
नवम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो भाग्य की उन्नति होती है, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होगी। यहाँ से मंगल द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में उन्नति होती है, खर्च भी थोड़ा अधिक रहता है। और यहाँ से मंगल लग्न में भी दृष्टि डाल रहे हैं तो सूर्य यहाँ पर एक अग्नि तत्व ग्रह थे और मंगल का भी यहाँ पर दृष्टि पड़ गया। तो इस प्रकार ऐसे व्यक्ति को जो है क्रोध ज़्यादा आता है, गुस्सा ज़्यादा आता है, क्योंकि दो अग्नि तत्व ग्रहों का प्रभाव लग्न पे पड़ रहा है। और शारीरिक स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं होती है, परंतु मेन प्रॉब्लम यही है कि ऐसे व्यक्ति को क्रोध ज़्यादा आता है। परंतु ऐसे व्यक्ति हिम्मती, परिश्रमी और निडर भी होते हैं, क्योंकि मंगल जो है उनको ग्रहों में सेनापति माना जाता है और सूर्य को राजा माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति किसी के सामने दबते नहीं है, किसी के सामने झुकते भी नहीं है। परंतु वैवाहिक जीवन में और धन एवं कुटुंब के सुख में परेशानी होती है। तो यहाँ हमें मंगल का रत्न धारण नहीं करना है, मंगल का मंत्र जाप करना है। और आगे फिर हम ग्रहों का विश्लेषण करते हैं। बुध के विषय में चर्चा करते हैं। तो बुध इस कुंडली में नवम भाव के स्वामी है, भाग्य भाव के स्वामी और द्वादश भाव के भी स्वामी हैं और ये लग्न में विराजमान है। बुध जो है भाग्येश है, लग्न में विराजमान है, परंतु 0-1 अंश के हैं। नौवम भाव को कुंडली में कारक माना जाता है, द्वादश भाव को अकारक माना जाता है, परंतु त्रिकोण के स्वामी है इसलिए कारकत्व का प्रभाव ज्यादा रहेगा। तो बुध यहाँ विराजमान है तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी जीवन में उन्नति होती है। यहाँ से बुध जब सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, पति भी भाग्यशाली होते हैं। परंतु बुध यहाँ बिल्कुल कमजोर हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं 0-1 अंश के हैं, तो इसलिए यहाँ बुध को प्रबल करना जरूरी है। बुध इस कुंडली में कोई परेशानी नहीं कर रहे हैं, परंतु कमजोर हैं तो कोई विशेष लाभ भी नहीं दे रहे हैं, भाग्य की उन्नति भी सही प्रकार से नहीं हो रही है। योग तो अच्छे बन गए, परंतु यदि उसमें बल नहीं होगा तो उस योग का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। गुरु के विषय में चर्चा करते हैं। गुरु इस कुंडली में तृतीय भाव एवं षष्ठ भाव के स्वामी होते हैं और तुला लग्न की कुंडली में गुरु को प्रबल अकारक माना जाता है। परंतु यहाँ अष्टम भाव में विराजमान है तो वहाँ आयु में वृद्धि करते हैं, यहाँ कोई परेशानी नहीं करेंगे। और एक तरह से षष्ठ भाव के स्वामी अष्टम भाव में आ गए तो इसको विपरीत राजयोग भी बोला जाता है। यहाँ से गुरु द्वादश भाव में दृष्टि डालते हैं तो खर्च अधिक रहता है, बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में सफलता प्राप्त होती है। परंतु गुरु अकारक होकर रोग और मतलब शत्रु के स्वामी होकर लग्नेश सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं तो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी भी होती है। द्वितीय भाव में दृष्टि डालने के कारण कठिन परिश्रम के माध्यम से धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, उसमें सफलता भी प्राप्त होती है। और गुरु यहाँ से चतुर्थ भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं अपने नीच राशि में। किसी भी ग्रह की नीच या उच्च दृष्टि नहीं होती है, नीच राशि में देख रहे हैं या उच्च राशि में देख रहे हैं। यदि गुरु नीच राशि में 5 अंश से नीचे हो जाएंगे तो वहाँ समस्या होगी, लेकिन गुरु यहाँ से चतुर्थ भाव में अपने नीच राशि में देख रहे हैं तो यहाँ ज़्यादा परेशानी नहीं करेंगे, मतलब कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होगा। मतलब इस कुंडली में गुरु कोई बहुत ज़्यादा ऐसी परेशानी का योग नहीं बना रहे हैं। यदि कोई ग्रह अकारक भी हैं तो जब तक वह पीड़ित ना हो जाए या किसी को पीड़ित न करे तब तक परेशानी नहीं होती है। तो परंतु यहाँ गुरु से संबंधित दान एवं उपाय करना है, गुरु का रत्न धारण नहीं करना है, मंत्र जाप नहीं करना, और वक्री भी है, ज़्यादा प्रबल भी है तो यहाँ गुरु से संबंधित दान एवं उपाय करना है। जब भी गुरु की दशा अंतर्दशा हो तब इसको प्रबल नहीं करना है। परंतु वैसे फलादेश के अनुसार कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं कर रहे हैं। हाँ, सिर्फ ये लग्नेश पे दृष्टि डाल रहे हैं तो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है। शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं। तो शुक्र इस कुंडली में लग्नेश है और आयु के स्वामी है और द्वादश भाव में चले गए। शुक्र को द्वादश भाव में जाने से कोई परेशानी नहीं होती है। जैसे हमने पहले बताया कि कोई भी ग्रह छठे, 8वें, 12वें में चले जाते हैं तो उसके सुख में कमी एवं परेशानी होती है, लेकिन शुक्र पर यह नियम लागू नहीं होता है। शुक्र को माना जाता है कि द्वादश भाव में विराजमान होते हैं तो ये अच्छा फल देते हैं। ऐसे व्यक्ति धन धान समृद्धि प्राप्त करते हैं, विशेष उन्नति भी होती है और अपने ऊपर खर्च भी बहुत ज़्यादा करते हैं। परंतु यहाँ शुक्र नीच राशि में विराजमान है। शुक्र जो होते हैं वह 27 अंश तक नीच माने जाते हैं, तो यहाँ तो 11 अंश के हैं। अब इसके स्वामी जिस भाव में यह नीच राशि में विराजमान है, बुध लग्न से केंद्र में विराजमान है तो इसको नीच भंग माना जाता है। परंतु यहाँ बुध तो स्वयं 0-1 अंश के हैं तो नीच भंग का भी कोई विशेष फायदा यहाँ पर नहीं होगा।
अब यहाँ सूर्य जो है, शुक्र जो है वो नीच राशि में विराजमान है, इसलिए यहाँ पर श्रेष्ठ फल प्राप्त नहीं होगा द्वादश भाव में। शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई तथा परेशानी होगी। स्वास्थ्य और आयु के संबंध में भी परेशानी होगी। तो यहाँ शुक्र का मंत्र जाप करना, प्रबल करना, इसको अत्यंत आवश्यक है। शनि के विषय में चर्चा करते हैं तो शनि इस कुंडली में कारक माना जाता है उनको, क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी होते हैं। तो तृतीय भाव में जो शनि विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को भाई के सुख में परेशानी होती है। हालांकि इसके स्वामी जो गुरु हैं उनकी स्थिति अच्छी है, तो फिर भी यहाँ पर कुछ कठिनाइयों के साथ भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। यहाँ से शनि अपने स्वयं के घर में दृष्टि डाल रहे हैं तो विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। यहाँ से शनि नवम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो भाग्य की विशेष उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। और शनि यहाँ से द्वादश भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं तो बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में उन्नति होती है, सफलता प्राप्त होती है। तो यहाँ शनि किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शनि से परेशानी ज़्यादा चंद्रमा, सूर्य और मंगल पर दृष्टि डालें या इनसे संबंध बनाए तब ऐसा होता है। तो यहाँ शनि जो है स्वयं से द्वादश भाव में विराजमान हो गए हैं और 0.5 अंश के हैं, तो इसलिए यहाँ पे शनि का मंत्र जाप करना चाहिए, जिससे कि आपको माता जमीन ज़्यादा प्रॉपर्टी का श्रेष्ठ सुख प्राप्त हो सके। उसके बाद राहु के विषय में चर्चा करते हैं तो राहु पंचम भाव में शनि के घर में विराजमान है। तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई तथा परेशानी होती है, परंतु नवम भाव में दृष्टि डालने से भाग्य की विशेष उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा भी बहुत अच्छी प्राप्त होती है। और यहाँ से राहु चंद्रमा को दृष्टि डालते हैं तो पिता, राज्य, रोजगार के सुख में कठिनाई तथा परेशानी होती है और आमदनी प्राप्त करने में भी परेशानी होती है, मानसिक परेशानी बनी रहती है। जैसा कि मैंने चंद्रमा का जब फलादेश बताया था उस समय आपको यह बताया था। और यहाँ से राहु लग्न में सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई तथा परेशानी होती है। आमदनी प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सूर्य आमदनी भाव के स्वामी भी हैं। तो राहु यहाँ पे सिर्फ भाग्य की उन्नति में, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में तो सफलता दे रहे हैं, बाकी कहीं भी लाभ नहीं दे रहे हैं, परेशानी ही ज़्यादा कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि राहु केतु का रत्न कभी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक जगह लाभ देंगे तो कई जगह परेशानी भी करते हैं। तो यहाँ राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना है। राहु का रत्न बिल्कुल भी नहीं धारण करना है राहु केतु का, और सिर्फ दान और उपाय करना है। इसका मंत्र जाप भी नहीं करना है, सिर्फ दान उपाय करें। दान उपाय करते समय 8-10 बार मंत्र बोला जाता है कि मैं किस ग्रह के लिए उपाय कर रहा हूँ। और राहु केतु शनि से संबंधित उपाय का वीडियो भी आपको भेजा गया है, यूट्यूब में भी अपलोड है, उसमें आप देख सकते हैं कि राहु केतु शनि का उपाय किस प्रकार करना चाहिए। उसके बाद केतु के विषय में चर्चा करते हैं तो केतु यहाँ पर चंद्रमा के साथ विराजमान है और आय भाव में, तो आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पिता, राज, रोजगार के क्षेत्र में भी परेशानी होती है, मानसिक परेशानी बनी रहती है। यहाँ शनि पे दृष्टि डाल रहे हैं तो पराक्रम में तो वृद्धि होती है। अगर शनि नहीं होते तब यहाँ पर भाई बहन के सुख में सफलता प्राप्त होती है, लेकिन शनि पर केतु डाल रहे हैं और तृतीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ भाई बहन के सुख में भी परेशानी होगी। माता, भूमि, भवन, विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में भी परेशानी होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। और यहाँ से जब पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में परेशानी होगी। और केतु सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पति एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई तथा परेशानी होगी। वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा समस्या होती है और कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि केतु और राहु किस प्रकार यहाँ परेशानी का योग बना रहे हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा इस दोनों पर फोकस करना है, राहु केतु के दान एवं उपाय करने पर, क्योंकि राहु और केतु इस कुंडली में सबसे ज़्यादा परेशानी कर रहे हैं, क्योंकि राहु चंद्रमा को भी पीड़ित कर रहे हैं और सूर्य को भी पीड़ित कर रहे हैं। तो यह जीवन की उन्नति के लिए अच्छा योग नहीं है। तो इस प्रकार आपने विश्लेषण देखा और आपकी कुंडली में विस्तार से बताया गया है। यहाँ तो मैं शॉर्ट में सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा था, तो उस प्रकार से आप उपाय करें। हरि ओम तत्सत।